हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc ऑफ वाटर। यानी कि अगर मैं किसी इंडिगो सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि पर 100 cc वाटर में वो कितना ग्राम है। ठीक है ना। 800 cc bottles are filled with indigo solutions of strength 33% and 17% respectively। तो यहाँ पे मेरे पास दो इंडिगो सॉल्यूशन है। ठीक है ना। पहले में इंडिगो की जो स्ट्रेंथ आएगी, अब यहाँ पे इंडिगो की स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, तो पर 100 cc ऑफ वाटर में कितना ग्राम से ये मुझे निकालना है। सो अगर बॉटल का वॉल्यूम 800 है मेरे पास, बॉटल का वॉल्यूम 800 है मेरे पास और कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है यहाँ पे 33% एंड 17%। तो यहाँ पे इंडिगो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा मेरे पास 33% ऑफ 800 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इंडिगो 17% ऑफ 800। यहाँ पे 33 ऑफ 800 विल बी इक्वल टू 264 ग्राम्स और यहाँ पे हो जाएगा 130। तो यहाँ पे जो इंडिगो होगा मेरे पास वो होगा 136 ग्राम, यहाँ पे जो होगा वो 264। तो जो मेरे पास कंटेनर्स हैं वहाँ पे इंडिगो की जो कॉन्सेंट्रेशन थी परसेंटेज में, उसके हिसाब से हमने एक्चुअल निकाल लिया कि 800 अगर सीसी वाटर होगा तो यहाँ पे मेरे पास इंडिगो होगा 264 ग्राम, यहाँ पे अगर 800 सीसी वाटर होगा तो यहाँ पे मेरे पास इंडिगो का जो वेट होगा वो होगा 136 ग्राम्स। ठीक है। अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन अवे एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बॉटल। यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिया, उसको फेंक दिया और उसके बाद जितना अमाउंट मैंने यहाँ से फेंक दिया उतना ही अमाउंट मैंने यहाँ से लिया और इस वाले में डाल दिया। ठीक है ना। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल हैज नाउ चेंज टू 21% देन द वॉल्यूम ऑफ सीसी सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल। तो ऐसा प्रोसेस करने में यहाँ से कुछ अमाउंट लिया, फेंक दिया और जितना मैंने यहाँ पे लिया था वॉल्यूम सॉल्यूशन का उतना यहाँ से पिक किया और यहाँ पे डाल दिया। ऐसा करने पे जो मेरे पास 33% आ रही थी, जो यहाँ पे इंडिगो कॉन्सेंट्रेशन 33% आ रही थी, नाउ इट हैज चेंज टू 21%। तो मुझे बताना है ऐसा करने से देन द वॉल्यूम इन सीसी ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल इज। तो यहाँ पे जो सेकंड बॉटल है 800 जो वॉल्यूम था वो कितना बचा होगा, ये मुझे निकालना है। देखो सिंपल सा तरीका हो सकता है कि आप मान लो, अज्यूम कर लो कि यहाँ से मैंने 100 ml निकाला, 100 cc निकाला। ठीक है ना। यहाँ से मैंने 100 cc निकाला। अब देखो यहाँ पे अगर 100 cc निकाला मैंने तो बेसिकली यहाँ से 800 का 100 कितना होता है 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट निकाला है। तो यहाँ से अगर वाटर 1/8 पार्ट जाएगा, मैं 100 राउंड फिगर के लिए हिसाब से ले रहा हूँ, अगर यहाँ से 100 यानी कि 1/8 पार्ट जाएगा तो यहाँ भी 1/8 पार्ट कम हो जाएगा। यानी कि मेरे पास इंडिगो कितना कम हो जाएगा 264 का 1/8 पार्ट मैंने निकाला, 100 निकाला ना मैंने। मैं मान लेता हूँ कि मैंने 100 जो है 100 cc यहाँ से रिमूव किया फॉर एग्जाम्पल, वो अमाउंट को मैंने 100 मान लिया। तो 100 जब मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो इसका मतलब 1/8 पार्ट रिमूव किया है, इसका मतलब इंडिगो भी 1/8 पार्ट रिमूव हो जाएगा। सो 1/8 ऑफ 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 33 ग्राम्स। इसका मतलब 33 ग्राम्स मेरा यहाँ से कम हो जाएगा। सो कितना हो गया 264 माइनस 33 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। अब उतना अमाउंट यानी अगर मैंने 100 यहाँ पे निकाला है, फेंक दिया, तो 100 यहाँ पे वापस डालना भी है मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 100 निकालना है, 100 डालना है। इसका मतलब 800 का 100 कितना 1/8 होता है। सो 136 का कितना होता है 1/8 ऑफ 136 विल बी इक्वल टू 17। यानी कि जब फेंका मैंने निकाल के 100 ग्राम्स सॉल्यूशन तो उसमें से 33 ग्राम्स इंडिगो चला गया और वहां पे जब मैं 100 ग्राम्स लेके आया, 100 cc लेके आया, जब मैं 100 cc लेके आया तो यहाँ पे मेरे पास इंडिगो कितना आ गया मेरे पास 17। तो मेरे पास इंडिगो कितना आ गया 17। सो इफेक्टिवली इस प्रोसेस में मैंने जो प्रोसेस किया 100 यहाँ से निकाला और 100 यहाँ से लेके आया तो फाइनल जो मेरे पास इंडिगो की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है
वो मेरे पास हो गई है 264 माइनस 33 प्लस 17। तो यहाँ पे इफेक्टिवली वो हो जाएगा 16 यानी कि कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 248। तो ऐसा प्रोसेस करने में मेरे पास 248 जो है वो मेरे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इंडिगो की आ गई। अब आप इसको दो तरीके समझ सकते हैं कि 250 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, 248 800 का कितना परसेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंडिगो कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हुई है। जब मैंने 100 सीसी निकाला तो मेरे पास इंडिगो कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हुई है। सो 248 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 31। यानी कि जब मैं 100 सीसी निकालता हूं तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम होती है, 31 हो जाती है, यानी कि 2% कम हो गई। यानी कि जब मैंने 100 सीसी निकाला, देखो जब मैंने 100 सीसी निकाला तो मेरे पास कितना ड्रॉप हो गया, 2% का। 33% से 31% आ गई है कॉन्सेंट्रेशन, 31% आ गई है ना। इसका मतलब 2% के लिए फॉर एवरी 2% 100 सीसी इज टेकन, फॉर एवरी 2% 100 सीसी इज टेकन, and we want to drop from 33% to 21%, from 33% to 21%. It means it is a drop of 12%. It is a drop of 12%. So if it is a drop of 12%, then how much CC will be taken out? क्योंकि मैं यहाँ पे जब मैं 100 लेता हूँ, so the drop of 2%. For every 2%, I am taking 100 cc. So if I want a drop of 12%, I mean 6 times of this, so I will take 600 cc. So इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे अमाउंट आएगा मेरे पास वो 600 cc आ जाएगा। So 600 cc आ गया तो बचेगा कितना, 800 माइनस 600, यानी बचेगा मेरे पास फाइनली 200 cc. तो 200 will be my answer. I repeat what I have done is, क्वेश्चन में गिवन था मेरे को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कि 800 के मेरे पास दो वाटर के मेरे पास कंटेनर्स हैं, वाटर सॉल्यूशंस हैं, यानी कि यहाँ पे 800 सीसी वाटर है और 800 सीसी जो है मेरे पास यहाँ भी वाटर है। यहाँ पे जो इंडिगो की कॉन्सेंट्रेशन है वो मेरे पास 33% है, तो 33% मैंने 800 का निकाला विच इज 264। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 17% है, तो ये आ गया मेरे पास इंडिगो 136, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मैंने कुछ इस सॉल्यूशन को निकाला, ठीक है ना। उसके बाद जितना निकाला फेंकने के बाद जहां से उतना ही रिप्लेस कर दिया, तो इंडिगो की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 33% से 21% रह गई है। तो आपको निकालना है, ऐसा प्रोसेस करने में यहाँ पे मेरे पास जो सीसी ऑफ वाटर है वो कितना बचेगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया राउंड फिगर के लिए कि 100 मैंने सीसी यहाँ पे निकाला है। तो जब मैंने 100 सीसी निकाला तो मैंने ऑब्जर्व किया 100 सीसी इज 1/8 पार्ट ऑफ दिस। इसका मतलब 1/8 पार्ट ऑफ इंडिगो विल ऑलवेज बी टेकन आउट। तो 1/8 ऑफ 264 यानी 33 मेरा निकल जाएगा। फिर यहाँ से इंडिगो कितना आ जाएगा, 1/8 ऑफ 136 यानी 17। तो 33 निकल गया और 17 आ गया, तो इफेक्टिवली 248 बच गया मेरे पास। तो 248 बच गया, पहले 264 था और अब मेरे पास 248 बच गया। इसका मतलब 16 कम हो गया मेरे पास। 16 का मतलब हो गया 816 जो होता है वो 800 का 2% होता है, ठीक है ना। तो 2% कम हो गया, यानी कि जब मैं 100 निकालता हूं तो मेरे पास 2% जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम करनी है, 12%। 33% से 21% पे आना है, तो 12% कम करनी है। तो 12% के लिए मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 600। यानी पहले 800 था, फिर 600 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनली जो बचेगा मेरे पास, जो पूछा गया है कि द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल, सो 800 माइनस 600 इक्वल टू 200, ठीक है ना। तो हमने रैंडम नंबर लिया ये, तो उसके बाद इसको एलिगेशन मिक्सचर से भी कर सकते हैं, बट वो हर किसी को समझ में नहीं आता। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। चलिए, तो करेक्ट आंसर विल बी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amar, Akbar and Anthony are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year, which is equal to 12 months. Akbar and Anthony can complete in 16 months. Anthony and Amar can complete in 2 years. If the person who is neither fastest nor the slowest works alone, then the time in months he will complete the project is. तो यहाँ पे मेरे पास दो लोग मिलके काम करते हैं, वो कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि यहाँ पे अमर, अकबर एंड एंथनी है, तो तीनों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो कंफ्यूजिंग हो मानने में। तो यहाँ पे सेकंड लेटर में अज्यूम कर लेता हूँ कि अकबर विल बी डिनोटेड बाय एम, अकबर विल बी डिनोटेड बाय के एंड एंथनी विल बी डिनोटेड बाय एन, ठीक है ना।
अब यहाँ पे गिवन है वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर, तो अमर का मतलब M प्लस अकबर का मतलब K, कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 months, राइट। सेकंड अकबर एंड एंथनी, यानी कि K प्लस एंथनी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 16 months। एंथनी एंड अमर, यानी कि N प्लस M कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2 years, यानी कि 24 months। इफ द पर्सन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉट द स्लोएस्ट, उस पर बाद में आएंगे, पहले इंडिविजुअली निकाल लेते हैं इनका। तो यहाँ पे जो हम भी कैपेसिटी मानते हैं, जो टोटल वर्क मानते हैं, जनरली इनका मल्टीपल या एलसीएम मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल जो काम करना है वो मेरे को 48 यूनिट्स का करना है, टोटल 48 यूनिट्स का करना है। तो इसके हिसाब से मैं देखूँ तो ये दोनों मिलके 12 मंथ्स में 48 यूनिट्स करते हैं। सो एक मंथ में कितनी करेंगे ये 4 यूनिट्स, ये एक मंथ में कितनी करेंगे 16 मंथ्स में 48 यूनिट्स, तो एक मंथ में 3 यूनिट्स, और ये एक मंथ में कितनी करेंगे हमारे 24 में 48। तो अब तक मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ इस चीज़ में, मैं ये पहुँच चुका हूँ कि M प्लस K 1 मंथ में कितना करते हैं, मेरे पास 4 यूनिट्स, M प्लस K। सिमिलरली K प्लस N 1 मंथ में कितना करेंगे, मेरे पास 3 यूनिट्स। सिमिलरली N प्लस M 1 मंथ में कितना करेंगे, मेरे पास 2 यूनिट्स, ठीक है ना। अब इनको मैं अगर ऐड कर दूं, इफ आई ऐड ऑल दिस, इसका मतलब मेरे पास 2 टाइम्स M 2 टाइम्स N और 2 टाइम्स K आ जाएगा। अगर ऐसा काम करेंगे तो 1 मंथ में कितना काम हो जाएगा 9 यूनिट्स। इसका मतलब M प्लस N प्लस K अगर 2 टाइम्स होते हैं, 2M होते, 2N होते और 2K होते, तो एक महीने मेरे पास 9 यूनिट्स कंप्लीट हो जाती। इसका मतलब M प्लस N प्लस K एक महीने में कितना काम कर लेंगे 9/2। तो यानी तीनों मिल जाएंगे, अगर M भी मिल जाए, N भी मिल जाए और K भी मिल जाए, तो एक महीने में मेरे पास 9/2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो M प्लस N प्लस K 9/2 है, और M प्लस K कितना है, M प्लस K कितना है, M प्लस K कितना है एक मंथ में 4 यूनिट्स। इसका मतलब M प्लस N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N एक महीने में कितनी यूनिट बना लेगा, ये आ जाएगा, इसमें से इसका माइनस कर देंगे, तो 9/2 माइनस 4 यानी कि 1/2। N जो बनाएगा एक महीने में वो 1/2 यूनिट्स बनाएगा। अब N की वैल्यू 1/2 में यहाँ पे रख दूँ, सपोज N की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ 1/2, तो K की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2। और यहाँ पे अगर N की वैल्यू रख दूँ तो M की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस N की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे N एक महीने में 1/2 यूनिट बना रहा है, K एक महीने में 5/2 यूनिट्स बना रहा है, और M एक महीने में 3/2 यूनिट्स बना रहा है। M एक महीने में 3/2 यूनिट्स बना रहा है, K एक महीने में 5/2 यूनिट्स बना रहा है, और N जो है 1/2 यूनिट्स बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लोएस्ट हुआ, ये फास्टेस्ट हुआ, और ये पर्सन बीच वाला हुआ, यानी कि नीदर फास्टेस्ट और नॉर स्लोएस्ट। क्वेश्चन ने पूछा है ये अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे मेरे पास, कितने महीने लगेंगे। सो टोटल कितना काम है मेरे पास, टोटल काम है मेरे पास 48 यूनिट्स का, और ये एक महीने में कितने कर रहा है 3/2। टोटल काम है 48 यूनिट्स का, और ये कितने कर रहा है मेरे पास 3/2, यानी कि 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जब भी हम टाइमर पर पढ़ते हैं तो हमेशा इस क्वेश्चन करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है इसका जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। करेक्ट आंसर इज 32। The number of groups of 3 or more distinct numbers that can be chosen from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 so that the group always include 3 and 5 while 7 and 8 are never included together। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मेरे पास 1 to 8 नंबर्स है मेरे पास, और मुझे 3 नंबर्स
या उनसे बड़े ग्रुप ऐसे बनाने हैं, नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जिसमें 3 और 5 तो कंपलसरी आने ही चाहिए, और 7 एंड 8 में से सिर्फ एक आना चाहिए, या तो दोनों, या तो एक आएगा, एक भी नहीं आएगा, ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज भी कर सकते हैं, बट मैं मानता हूं अगर किसी का क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले से भी नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो हम केसेस लेके चल सकते हैं इसमें कि देखो जो नंबर बनेगा 3 और मोर बनेगा, तो 3 और मोर का मतलब हुआ कि या तो वो 3 का होगा, 3 डिजिट्स का, या वो 4 डिजिट्स का होगा, या वो 5 डिजिट्स का होगा, या वो 6 डिजिट्स का होगा, या वो 7 का होगा, राइट। 8 का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 का करेंगे तो 7 और 8 भी आ जाएंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का और 7 डिजिट का मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कंपल्शन गिवन है, इट मस्ट इंक्लूड 3 एंड 5। तो 3 और 5 तो सब में आएगा ही आएगा, 3 और 5 तो सब में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। भाई ये कितने डिजिट का हो गया मेरे पास, 3 4 5 6 7 डिजिट का। अब मेरे पास डिजिट कौन कौन से हैं टोटल लिख लेता हूँ मैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 7 एंड 8 कैन नॉट बी टुगेदर फर्स्ट ऑफ, और 3 और 5 मैं यूज कर चुका हूँ, 3 और 5 मैं यूज कर चुका हूँ। अब देखो सब केस अलग अलग लेके चलते हैं एक बार, मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ये कहीं भी आपको ये मेथड नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। यहाँ पे मेरे पास जब 3 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, तो यहाँ पे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज। भाई 3 और 5 तो आ गया, तो यहाँ पे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, या 8 आएगा, एक ही डिजिट की जगह है ना, तो मेरे पास 6 ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है ना। 6 डिजिट है मेरे पास, और 6 में से कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास जब 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पे 6 केसेस बन सकते हैं, 6 मेरे पास नंबर्स बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जब मेरे को 2 नंबर बनाने हैं, ठीक है, जब यहाँ पे 2 डिजिट्स बनानी है मुझे। अब 2 डिजिट्स में क्या कर सकते हो आप, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पे टोटल मेरे पास 6 डिजिट्स बाकी हैं, 6 डिजिट्स बाकी हैं। इस 6 डिजिट्स में से भाई मेरे को यहाँ पे 2 डिजिट तो भरनी है। अब 2 डिजिट में मैं 6 में से 2 डिजिट इस तरीके से भर सकता हूँ, 6C2 तरीके से। 6 में से कोई भी 2 डिजिट इस तरीके से ले सकता हूँ, 6 लेकिन सिर्फ एक केस नहीं ले सकता, जब मैं 7 और 8 दोनों को ले लूं। भाई दो ही तो केस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से -1 कर दूंगा, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या होगा, आई हैव टू फिल दिस 2 प्लेसेस एंड आई हैव टोटल 6 डिजिट अवेलेबल, so I will choose 2 digits out of those 6 in 6C2 ways, but this also include one number which contains both 7 and 8, so I have subtracted this, so I got the answer 6C2 का मतलब कितना हो गया, 15 - 1 which is 14, ठीक है ना, 14। तो यहाँ पे कितने केस आ गए मेरे पास, 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 नंबर्स पॉसिबल। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास जब मेरे पास 3 नंबर भरने हैं मुझे, 3 नंबर, तो 6 में से 3 नंबर मुझे भरने हैं, 6 में से कोई भी 3, तो 6 में से 3 मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, 6C3 तरीके से। 6 में से कोई भी 3 नंबर कितने तरीके से भर सकता हूँ, 6C3 तरीके से। लेकिन मैं माइनस कर दूंगा कौन कौन से केसेस, मैं माइनस कर दूंगा कौन कौन से केसेस जिसमें से 178 आ जाएगा, 278 आ जाएगा, 478 आ जाएगा और 678 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 3 नंबर भरने हैं मुझे, यहाँ पे 3 नंबर भरने हैं, टोटल तो बन सकते हैं 63, लेकिन यहाँ पे मुझे 78 नहीं चाहिए, 78 नहीं चाहिए। तो या तो 178 एक केस बनेगा जो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, या 278 बनेगा, या 478 बनेगा, या 678 बनेगा। तो -4 कर दूंगा तो मेरे पास वो सारे नंबर्स आ जाएंगे। 63 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2 -4 तो चल ही रहा है, ये 6 हो गया, 20 - 4 विच इज इक्वल टू 16। यहाँ पे मेरे पास 16 नंबर्स बनेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 नंबर्स मुझे भरने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, टोटल 6C4, टोटल 6C4 आ जाएगा मेरे पास, 6C4 तो आ ही जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। इन 6 में से 4 मैं इस तरह से चूज कर सकता हूँ 6C4 तरीके से। अब क्या करूं मैं, माइनस करने के लिए मुझे, अगर मैं 1 2 4 और 6, 1 2 4 और 6 इस 4 में से कोई भी 2 नंबर चूज कर लूं,
इन 4 में से अगर मैं कोई भी 2 नंबर चूज कर लूं तो मेरे पास वो सारे केस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें बाकी 2 नंबर यही होंगे। भाई टोटल 4 नंबर चूज करने थे, मैंने क्या किया, 4 नंबर चूज करने की जगह जो 1, 2, 4 और 6 ये 4 नंबर जो बचे हुए हैं इसमें मैं से 2 नंबर चूज कर लेता हूं। इसे करने से क्या होगा, जब मैं 2 नंबर चूज कर लूंगा तो वो सारे नंबर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब मेरे पास 7 और 8 भी उसमें इंक्लूड होगा। सो टोटल मेरे पास 64 हुए ऐसे नंबर्स। जब मैं इसमें से 4C2 माइनस कर देता हूं, यानी कि इनमें से 4 में से 2 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं, इसका मतलब बचे हुए 2 नंबर तो यही होंगे मेरे पास। इसका मतलब टोटल में से ये माइनस कर दिया जब मेरे पास 7 और 8 भी इंक्लूड है, तो कितना आ जाएगा, 64 इज 62 एंड 62 इज कितना होता है 15 माइनस ये कितना होता है 12 6 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 केस, ठीक है। अब ये मुझे भरने हैं 1 2 3 4 5 प्लेसेस, नंबर है मेरे पास 1 2 4 7 6 8 6 नंबर से मेरे पास 6 नंबर में से 2 केस बनते हैं, या तो मेरे पास 1 2 4 6 7 आएगा या 1 2 4 6 8 आएगा। भाई 7 और 8 में तो मुझे एक ही चाहिए ना, तो या तो 1 2 4 6 7 ले लूंगा या 1 2 4 6 8 ले लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 केस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो जितने भी स्पेस प्लेस थे मेरे पास उतने नंबर से मैंने सेपरेट कंडीशन निकाल ली है और वहां पे उनको ऐड कर दूंगा। तो कितना हो गया ये 14 और 6 20, 20 और 16 36, 36 एंड 11, 36 एंड 11 is 47. So total numbers will be 47. We have not applied any complicated formulas. What we did is just took the numbers as 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit and 7 digit. 7 digit में क्या होगा टोटल, 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 और 5 तो आएगा ही आएगा। 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस के लिए मेरे पास 1 2 4 6 या 7 आएगा या 1 2 4 6 8 आएगा। तो देयर आर 2 केसेस पॉसिबल, राइट। जब मेरे पास 1 2 3 4 डिजिट होगा सो टोटल कितने केसेस पॉसिबल हैं, 64, 6 नंबर है मेरे पास, 64 से टोटल पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास। लेकिन मुझे वो केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जब मेरे पास 7 और 8 भी मैंने लिया होगा। 7 और लेने का मतलब क्या है, 4 में से 2 मैंने ले लिए। अगर मैं बाकी बचे 4 नंबर में से 1 2 4 और 6 में से मैं 2 नंबर चूज कर लूं, 1 2 4 और 6 में से मैं 2 नंबर चूज कर लूं, तो कहने का मतलब हुआ बाकी 2 नंबर मेरे पास यही वाले होंगे। तो मेरे पास टोटल में से 4C2 माइनस कर देता हूं मेरे पास, तो 15 माइनस 6 विच इज 9 आ जाएगा मेरे पास। तो 9 केस ये वाले आ जाएंगे। जब मेरे को 3 नंबर कोई चूज करने होंगे, कोई भी 3 नंबर, तो 6C3 मेरे पास वो आ गए टोटल पॉसिबिलिटी, और 4 मैंने माइनस कर दिए। क्यों, जब मैं लूंगा यहाँ पे 16 केसेस, 16 टोटल आए हैं, 63 आ गया और माइनस मैंने 4 केसेस कर दिए जब मेरे पास ये दोनों नंबर आए होंगे, ठीक है ना। तो इसके केस आ गए मेरे पास 16। सिमिलरली यहाँ पे 2 नंबर पॉसिबल हैं, तो इसका केस आ जाएगा 14 और इसका आ जाएगा 6। टोटल ऐड कर देंगे, आंसर विल बी 47। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए, a circle of diameter 8 inches is inscribed in a triangle ABC where angle ABC is 90 degree. If BC is equal to 10 inches, then the area of the triangle in square inches. पहले डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। सर्किल बनाया हुआ है ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है। इतना तो मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन की पहली लाइन से कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बनाया है मैंने और ट्राइंगल जो है मेरे पास वो 90 डिग्री वाला है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। इसका एंगल जो बी है, वो 90 डिग्री है। ये एंगल बी है, ये 90 डिग्री है। ए बी सी, तो बी मेरे पास 90 डिग्री है। इफ बी सी इज इक्वल टू 10 इंचेस, ये मेरे पास 10 है और यहाँ पे सर्किल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस। डायमीटर 8 इंचेस का मतलब हो गया इसकी रेडियस जो होगी वो 4 होगी मेरे पास, ठीक है। ये सर्किल हो गया और इसकी जो इन रेडियस है मेरे पास, जो इसकी इन रेडियस है वो मेरे पास राइट। तो ये इन सर्किल है बेसिकली और इन सर्किल जो इन रेडियस है वो मेरे पास 4 है। मुझे निकालना क्या है, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन स्क्वायर इंचेस इज। एरिया ऑफ मुझे ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अगर मुझे ये वाली साइड पता चल जाए, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ लेट्स से दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी। ये तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे एक कंडीशन तो ये आ जाएगी कि बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
ठीक है ना, एक कंडीशन तो ये आएगी। दूसरा, ये इन सर्किल है मेरे पास, और इन सर्किल में जो हाइपोटेन्यूज होता है और इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है, जो उसकी इन रेडियस होती है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको। मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये सी है, और दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, या इसको ऐसे मान लो, इसको एल मान लो लेंथ, इसको विड्थ मान लो बी, और इसको हाइपोटेन्यूज एच मान लो। ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे पास एक इन सर्किल बनता है जिसकी इन रेडियस आर होती है। ठीक है ना, तो जो इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो होती है एल प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2। एल प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाय, यानी इन दोनों साइड का सम माइनस करूंगा मैं हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इन रेडियस की वैल्यू कितनी है मुझे, 4, विल बी इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस बी डिवाइडेड बाय, तो 8 विल बी इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस बी, और यहाँ पे जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a प्लस 2, b की आ जाएगी a प्लस 2, राइट। ठीक है ना, b की वैल्यू आ गई है a प्लस 2, ये कंडीशन आ गई है। दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4b, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 100, तो ए स्क्वायर प्लस 100 जो कि यहाँ से वैल्यू आ गई है इसकी, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4b, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4b की वैल्यू कितनी आ गई 96, और b की वैल्यू कितनी आ गई 24, b की वैल्यू कितनी आ गई 24। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 10 माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस 10 माइनस बी, बी की जो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 2, राइट। बी की जो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 2, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 ए आएगा ये, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माई मिस्टेक, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ए, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96, और a की जो वैल्यू आ गई a की वैल्यू 24 आ गई है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ए विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस की वैल्यू 10, और हाइट की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना। आज मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस अगर आप ये चीज़ इजीली अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़, ठीक है ना, जो इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो इन दोनों साइड का सम माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2 होती है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। वरना दूसरा मेथड भी है इसका, यहाँ से हम इसको लेंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस x मान के ये भी रेडियस हो जाती है, ये भी हो जाती है, दिस इज r दिस इज r, और वो थोड़ा सा लंबे होता है वो, वरना वो मेथड भी इजी, ठीक है ना। अदरवाइज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इसका आंसर जो आएगा 120 है। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 2 सेंटीमीटर, इफ t इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये इट नहीं है, ये इफ है, इफ t इज द मिड पॉइंट ऑफ CD देन द लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक हेक्सागोन है, तो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागोन है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी मेरे पास। क्वेश्चन क्या गिवन है मुझे, ए बी सी डी ई एफ, जो हेक्सागोन है
उसकी सारी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। टी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये मेरे पास टी मिड पॉइंट है और ये टोटल साइड मेरे पास 2 है, ये 2 होगी तो मेरे पास ये 1 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, ये तो ठीक हो गया। और मुझे निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ ए टी, द लेंथ ऑफ मुझे ये टी निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, राइट। ओके, स्क्वायर रूट में आंसर आ रहे हैं सारे। ये साइड 2 है तो ये साइड भी 2 होगी और ये साइड भी 2 होगी। अब ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन कितना होता है, आपको ये पता होगा कि हेक्सागोन का बेस तो 120 डिग्री होता है, पर निकाल भी कह सकते हैं। किसी भी पॉलीगॉन में इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन में इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सो इफ आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड आई विल गेट द ईच इंटरनल एंगल, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दूंगा, -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, 4 इंटू 180 डिवाइड बाय 6, ठीक है 120। तो ईच एंगल विल बी 120 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल भी मेरे पास 120 डिग्री होगा, पॉइंट नंबर 1, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, पूरा एंगल, राइट। यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाता हूँ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मिलाता हूँ तो क्या होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि फिगर थोड़ा वैसे सही नहीं बना है, लेकिन अगर आप देखोगे फिगर सिमेट्रिकल है मेरे पास। अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। फिगर सिमेट्रिकल है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। ये ट्राइंगल बन गया, टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा। टोटल 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो मेरे पास 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये मेरे पास टोटल 60 बचेगा। तो दिस साइड विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री, ठीक है ना। अब मान लो ये वाली साइड की लेंथ अगर आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो ये 30 डिग्री हो गया मेरे पास, 30 हो गया ना, 120 30 30, और ये टोटल एंगल था मेरे पास कितना 120, क्योंकि हेक्सागोन का ईच एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये मेरे पास, इसका मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, जो फिगर सही नहीं बना, लेकिन ये एंगल जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो ये राइट एंगल होगा, यानी कि ए और सी जो लाइन होगी वो सी डी पे परपेंडिकुलर होगी। द लाइन ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सी डी। यहाँ तक तो क्लियरिटी आ गई है। यानी अगर मैं इस वाली साइड की लेंथ निकाल लूँ किसी भी तरह से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर विल बी दिस का स्क्वायर, ये तो मुझे निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल इक्वल टू दिस स्क्वायर, वो मुझे निकालना पड़ेगा, वो निकल जाएगा। अब इस साइड की लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ मैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है cos 120 का। सो cos 120 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को इतनी ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज we can draw a perpendicular on this, we can draw a perpendicular on this। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। वी कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया मेरे पास। व्हेन इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90, ये 30 डिग्री यही मेरे पास। दिस इज 90, दिस इज 60 एंड दिस लाइन यानी कि लाइन AC जो होगी that will be divided into two equal parts, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ let's say this is L, तो टोटल जो आ जाएगी मेरे पास 2L आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, सिमेट्रिकल फिगर है तो, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये 90 है, ये 30 डिग्री मुझे ऑलरेडी निकाल लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल cos 60 का फॉर्मूला अगर लगा दूँ, मेरे पास cos ऑफ 60 डिग्री, तो cos 60 विल भी कितना होगा मेरे पास, बेस दिस डिवाइडेड बाय, नहीं sin 60 का लगा दूं मैं अगर, sin 60 डिग्री विल बी इक्वल टू L अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, ये तो होगा ना sin 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 2 हो जाएगा। sin 60 कितना होता है मेरे पास, √3/2 इज इक्वल टू L/2, उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू √3 आ गई।
तो ये डिस्टेंस मेरे पास √3 हो गई, ये डिस्टेंस √3 हो गई। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास? तो ये 2√3 आ गई मेरे पास, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा 80 का जो स्क्वायर आएगा मेरे पास 80 स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल ये कितना हो गया मेरे पास? 4 × 3 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। सो 80 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 30। 80 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 30। ये ऑप्शन जो है, ठीक है ना। तो वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि ईच एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये आपको नहीं पता है ना कि ईच एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, तो आप ये वाली लेंथ किसी भी सूरत में नहीं निकाल पाओगे, चाहे आप कॉस के फॉर्मूले से निकालो, चाहे परपेंडिकुलर ड्रॉ के निकालो, बट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस AC, and till the time you are not able to find the length of AC, you cannot calculate the length of AT, because to calculate the length of AT, this is the only way. You have to make this right angle triangle. If you are not able to form this right angle triangle, you will never be able to solve the never be able to calculate the length of AT, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को AC की लेंथ निकालना जरूरी है। वो निकालने के लिए जाए आप cos 120 के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो, बट अगेन यू मस्ट नो दैट will be. I hope this was the last question for today and you are liking the way we are going to solve the questions. If case of every problem, please write in the comment section. Thank you.